हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बीपीएससी ने अपना सारा एग्ज़ाम का सारा शेड्यूल जारी कर दिया है, तो आपका एग्ज़ाम 7 से 17 मार्च तक है और फॉर्म आपके फरवरी में भरे जाएंगे। तो बहुत समय कम है। समय की नज़ाकत को समझते हुए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं तैयारी। तो आज हम लोग खान सर के भारतीय राज्य व्यवस्था का सार संग्रह जो है उसका अगला चैप्टर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आज हम भारत संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को पढ़ेंगे, जिसमें है संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान में किस भाग को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। भारतीय संविधान में के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना का यह प्रावधान सॉरी तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र कहलाता है। फिर प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लिए वी द पीपुल किस संविधान के अनुसरण करता है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया है था? तो 1955 के अवार्डी अधिवेशन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या उद्देश्य हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। संविधान में किस उपलब्ध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय में किसका सहारा लेते हैं? तो प्रस्तावना का। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक प्रस्थिति लीगल स्टेटस प्राप्त है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना संविधान की विधिक निर्वचन में सहायक होती है? तो वेरुवाड़ी यूनियन का मामला। फिर किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता? वेरुवाड़ी यूनियन का मामला 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है? नकरा बनाम भारत संघ में। किसने समाजवाद को अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो मुंबई बनाम भारत संघ 1994 में। फिर संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न पहले किस मामले में उठा था? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति के विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हम भारत के लोग। ये शब्द भारतीय संविधान की स्रोत को दर्शाते हुए एवं इसमें 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, संविधान द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता को प्रतिनिधित्व है। तीसरा, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमें नहीं सौंपा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका आशय यह है कि भारतीय आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र हैं। किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसमें आंतरिक या बाह्य मामले में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रभु संपन्न न हो। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था की शक्ति संबंधों की आत्मा कहा है? तो हरमन फाइनर ने। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। नोट: प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंध लगाती है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु यह अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभिनिर्धारण किस मामले में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। किस मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है तथा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं पर परिवर्धित मूर्त रूप है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विचार। प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता, बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है वह मेरे सपनों के भारत का वर्णन करता है। तो महात्मा गांधी ने ये कहा था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। तो एर्नेस्ट वार्कर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है, सुभाष कश्यप ने लिखा है। फिर हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार एवं बंधुत्व के भाव से अभिसिंचित है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। प्रस्तावना भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वेरूवरी यूनियन केस 1960 के मामले में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद बनाम
भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह प्रभु संपन्न न हो। सुप्रीम कोर्ट सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में, समाजवाद के तहत राष्ट्र संविधान के मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट मिनवा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1980 के मामले में, पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट SR मुंबई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में, हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ लोगों की शक्तियाँ, इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति में वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। सुप्रीम कोर्ट RC पौंड्याल बनाम भारत संघ 1993 के मामले में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के मुंशी ने कहा है। समाजवादी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इसको एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोग द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है तथा यहाँ सभी धर्मों के समान भाव को देखा जाए, वहीं पंथ निरपेक्षता है। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म इसके लिए समान होंगे और राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों की सरकार हो। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति आनुवंशिकता के आधार पर नहीं को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना के लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सार्थक बनाया गया है। न्याय प्रस्तावना में इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों में रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है, जिसको हमने पीछे भी पढ़े थे। व्यक्ति की गरिमा, संविधान की व्यक्ति की गरिमा के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। 17 अनुच्छेद में दिए गए मौलिक अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत है, क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है। तो आज का चैप्टर इतना ही है। आप कहें तो इसी में मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी करवा दूं, जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, लेकिन दोनों को मिला के बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आप लोग अगर साथ दे तो समय पे सारी चीज़ें हो जाएंगी और जो वैकेंसी आई है बिहार में उसका लाभ हमें उठाना है। इस बार सिलेक्शन पूरा ले लेना है। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब मैं लास्ट में ही कहती हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।